नमस्कार दोस्तों। आज हम यूपी बोर्ड की परीक्षा के मद्देनज़र अपनी कक्षा 10 की कुछ क्लासों को स्टार्ट कर रहे हैं। ये सीरीज जो रहेगी, मैं पहले ही बता दूं, हमारे जितने भी सब्जेक्ट हैं कक्षा 10 के सभी की मैराथन क्लास, मतलब मैं कह सकता हूँ बूस्टर क्लास रहेगी, जिसमें हम हर सब्जेक्ट की 2 से 3 वीडियो के माध्यम से पूरे सिलेबस को सब्जेक्ट के कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी का प्यार और सहयोग मिलता रहा तो इसको और अच्छी तरीके से हम आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं हम कक्षा 10 के हमारे सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र भाग के दूसरे टॉपिक संघवाद की। संघवाद क्या होता है दोस्तों? संघवाद, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, संघवाद, इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन और फेडरलिज्म। यदि हम बात करते हैं तो भारत का जो संविधान है वो संघवाद को यूनियन वर्ड की से डिफाइन करता है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। लेकिन अमेरिका का संविधान इसको फेडरलिज्म वर्ड से डिफाइन करता है। उसका रीजन मैं सीधा बता दूं कि जो फेडरलिज्म है, उस फेडरलिज्म में जो अमेरिका का संविधान है, वहां की जो प्रोविंशियल यूनिट है, जो प्रांतीय इकाइयां हैं, उनका सीधा मकसद होता है कि कोई भी प्रांतीय इकाई यदि वो चाहे तो उसको उस भाग से अलग कर सकता है। लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बिल्कुल नहीं। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि संघवाद, तो संघवाद होता क्या है? संघवाद यदि हम सीधा समझे तो संघवाद मतलब कोऑपरेशन, मतलब कोऑपरेट करना। यानी कि हम बात करते हैं तो एक केंद्रीय सत्ता होती है और केंद्रीय सत्ता के अधीन जो छोटी छोटी प्रांतीय इकाइयां होती है वो काम करती हैं। तो संघवाद को हम सीधा बोल सकते हैं कि एक शासन की व्यवस्था होती है जहां केंद्रीय सत्ता के अधीन प्रोविंशियल यूनिट काम करती है, तो संघवाद कहलाती है। तो सीधा बात कर सकते हैं, सीधा बोल सकते हैं कि इसमें जो शासन की व्यवस्था होती है द्विस्तरीय होती है। जैसा कि भारत में देख लें, देखो ना, ध्यान से सुनो कि जो भारत में है, मोदी जी केंद्रीय सत्ता के प्रधान है। और यदि हम किसी भी राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, यूपी के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो यूपी में जो हमारे योगी जी सत्ता के प्रमुख हैं। तो ऐसे संघवाद हैं कि वहां पर केंद्रीय सत्ता और राज्य सत्ता दोनों होंगी और दोनों मिलकर शासन करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात स्पष्ट है कि दोनों के मध्य जो सत्ता का बंटवारा होगा, जो पावर का बंटवारा होगा, जो शक्ति का बंटवारा होगा, वो बिल्कुल स्पष्ट होगा कि इन विषयों पर राज्य कानून बनाया गया, इन विषयों पर केंद्र कानून। लेकिन उसका एक अपवाद है कि यदि किसी समय ऐसी स्थिति आती है कि राज्य की सत्ता विफल हो जाती है या कोई अन्य कारण बस, तो वहां पर केंद्रीय सत्ता प्रभावी होगी। यानी कि मैं सीधा बोलूं, आपको सीधे वर्डों में बताऊं, यदि किसी समय योगी जी अपने कार्य को सही से नहीं करते हैं तो वहां पर यह इनका कोई कानून जो किसी भी नागरिक के अधिकारों का हनन करता है, किसी भी स्तर पर लॉ के अगेंस्ट जाता है, तो वहां पर केंद्रीय सत्ता यानी कि जो भारत की केंद्रीय सत्ता है उसका कानून ज्यादा प्रभावी होगा। तो संघवाद आपको समझ में आया होगा। संघवाद क्या है? सत्ता की साझेदारी है, मतलब केंद्रीय और राज्य सत्ताएं जो होती हैं वो दोनों शासन करती हैं। तो उम्मीद करता हूं संघवाद आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं कि संघवाद की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। संघवाद की विशेषताएं, आखिर हमने संघवाद को चुना क्यों? तो उसके कुछ कारण मैं बताता हूं आपको, संघवाद की क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहली बात है कि 2 स्तर की सरकार है। देखो ध्यान से सुनते हैं, यदि हम 2 स्तर की, एक स्तर की सरकार, हमारे देश की जनसंख्या आप जानते हैं 100 लगभग 31-35 करोड़ के आसपास है। इतनी बड़ी जनसंख्या पर एक सत्ता शायद शासन ढंग से नहीं कर पाए। और दूसरी बात है कि भारत की तो विविधता इतनी है, इतनी बड़ा देश, इतना विविधता वाला देश, तो एक सत्ता शायद उसको कवर ना कर पाए। इसलिए जरूरी है कि 2 सत्ताएं हों, केंद्रीय और राज्य स्तर की, क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी समस्याएं अलग होती हैं और जब वहां क्षेत्रीय सरकार होती तो उन सारी समस्याओं को देखकर आसानी से सोल्व कर सकती है। तो संघवाद की विशेषताएं क्या होती है? 2 या 2 से अधिक स्तरों वाली सरकार। एग्जाम्पल भारत में देखें, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकारें। अगला बात करते हैं, यहां पर जो ये होती है सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है, मतलब दोनों सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं। देखो ना, यूपी की गवर्नमेंट जो करती है शासन यूपी के लोगों पर करती है, जो केंद्रीय सत्ता वो भी यूपी के लोगों पर शासन करती है। तो ये दोनों सरकारें एक ही नागरिक समाज पर, एक ही सोसाइटी पर शासन करती हैं। तीसरा बोल सकते हैं कि संविधान सरकार के प्रत्येक स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार गारंटी की सुरक्षा देता है। मतलब सरकार जो होती है उसकी कुछ, मैंने अभी जैसा कि पहले बोला कि जो सरकार है
उसके अपने स्पष्ट कार्य लिमिट्स हैं कि इन विषयों पर, जैसे विदेश मामला है, रक्षा का मामला है, उस पर केंद्र सरकार का स्पष्ट अपना कार्य है कि केंद्र सरकार कार्य करेगी। लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे पुलिस है, ये सारी व्यवस्थाएं किसकी? राज्य सरकार की, इन पर राज्य सरकार काम करेगी। आगे देखते हैं, संविधान में संशोधन मौलिक प्रावधानों को केवल संघ परिवर्तित नहीं कर सकता है, ऐसा परिवर्तन करने के लिए संघ और राज्य दोनों स्तर की सरकारों की सहमति आवश्यक होती है। कुछ विषय पर ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे होते हैं जिन पर केंद्र और राज्य सरकार दोनों को अपनी कार्य करने होते हैं। मतलब यदि हम बात करें लेकिन संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन की जो वो है, जो अनुमति है, वो केवल केंद्र सरकार को है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन कर सकती है। आगे देखते हैं, इनकी कुछ वित्तीय स्वायत्ता होती है, मतलब कुछ टैक्स को कलेक्शन कौन करेगी? राज्य सरकार करेगी, कुछ टैक्स का कलेक्शन केंद्र सरकार करेगी। तो अपनी स्पष्ट जो संघवाद है उसकी विशेषताएं हमने क्या क्या देखा? सबसे पहला, स्पष्ट कार्य क्षेत्र होगा, अलग अलग अधिकार होंगे, अपना निश्चित भूभाग होगा जहां पर दोनों शासन करेंगी, लेकिन नागरिक समाज एक ही होगा, एक नागरिक समाज होगा, यानी कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार एक ही नागरिक समाज पर कार्य करेगी। तो ऐसी संघवाद की हमारी विशेषताएं होती हैं। तो हमने संघवाद को समझा। अब हम बात करते हैं किसकी? संघीय शासन व्यवस्था की कुछ विशेषताएं। तो इसकी कुछ विशेषताएं, सबसे पहली बात करते हैं दोहरी सरकार। देखो, जैसा हमने संघवाद को समझाते हुए बताया कि दोहरी सरकार क्या होती है, केंद्र में केंद्रीय सत्ता जिसके प्रमुख कौन है? मोदी जी, और राज्य में राज्य की सत्ता, जैसे अपने यूपी में बात करें योगी जी। तो ऐसे केंद्रीय सत्ता है, राज्य सत्ता है। इसको थोड़ा प्रैक्टिकली एग्जांपल से समझते हैं। जैसे घर में बात करते हैं, घर में दादाजी और उनके नीचे उनके बेटे यानी कि पापा। तो जो मोदी जी हो गए वो दादाजी हो गए, और जो उनके बेटे हो गए यानी कि हमारे पापा वो कौन हो गए? योगी जी। तो इस तरह से केंद्र और राज्य दोनों। अब किसी भी निर्णय पर देख लो कि मान लो जब पापा ने कुछ बोला और वो बात दादा को अच्छी नहीं लगी, तो किसकी बात चलेगी? दादा की। तो कितना प्रैक्टिकल एग्जांपल है। तो समझ में आ गया, ये केंद्रीय सत्ता दोहरी सरकार होती है, दादाजी और पापा जी, मतलब केंद्रीय सत्ता और राज्य या प्रांतीय सत्ता। तो पहली विशेषता क्या हुई कि दोहरी सरकार होती है। बात समझ में आ गई। दूसरा बात करते हैं, अपना अपना अधिकार क्षेत्र। अब घर की बात करो तुम कि घर के कुछ निर्णय पापा स्पष्ट रूप से लेंगे, घर क्या बनना है पापा बता देंगे, लेकिन जब बात आती है बाहर की, कोई बाहरी काम करना है, जमीन का काम है, तो जमीन दादा के नाम है, तो अब जो निर्णय होगा वो दादा का होगा। तो मतलब अपने अपने अधिकार क्षेत्र है। राज्य सरकार को क्या करना है वो राज्य सरकार का निश्चित है, केंद्र सरकार को क्या करना है वो केंद्र सरकार का निश्चित है। तो अपने अपने अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं। तीसरा देखते हैं, दोनों सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन। दोनों सरकारों के मध्य क्या होगा? सत्ता का विभाजन। एक लिखित संविधान है, और लिखित संविधान में दोनों के मध्य क्या क्या कार्य करने हैं उनको बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझाया गया है। आगे देखते हैं चौथा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। देखो, किसी भी राज्य में यदि सरकारें हैं और सरकारों में जो शासक होते हैं वो आते जाते रहते हैं, तो कभी कभी कुछ शासक खुद को सर्वोच्च मानने लगते हैं, तो वहां पर तानाशाही बढ़ जाती है। तो भारतीय संघवाद में क्या विशेषता है कि यहाँ की सरकारें जब भी खुद को तानाशाह सिद्ध करने का प्रयास करेंगी, तो जो भारत की सर्वोच्च न्याय है, ये जो न्यायपालिका है, वो उनको अपने आदेश से इनके किसी भी नियम को जो नागरिकों के मूल अधिकार के अगेंस्ट जाता है उसको जीरो कर सकती है। तो भारत में एकल न्यायपालिका जो न्याय व्यवस्था को देखती है, और इन दोनों सरकारों के किसी भी निर्णय को, किसी भी कानून को जीरो करने की पावर रखती है यदि वो किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार का हनन करता है। तो आगे देखते हैं, संविधान की सर्वोच्चता। ध्यान रखना कि भारत में यदि चाहे कोई भी शासक, चाहे मोदी जी चाहें कि मैं सर्वोच्च हूं, तो आप मोदी जी संविधान से आगे नहीं है। भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान जो कहेगा मोदी जी वो करना पड़ेगा। आप संविधान की आत्मा को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो संविधान की सर्वोच्चता है, जो संविधान कहेगा उसी के अनुसार चलेंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, वित्तीय स्वाधीनता। हमने जैसा कि संवाद को डिफाइन करते हुए बताया कि वित्तीय स्वाधीनता, कुछ टैक्सों का जो कलेक्शन करेगी वो राज्य सरकार करेगी, और कुछ टैक्सों का कलेक्शन केंद्र सरकार करेगी। जैसे सीमा शुल्क है केंद्र सरकार लेगी,
तो ऐसे इनके अपनी कुछ कुछ वित्तीय स्वायत्ता है कि वहां से तुम्हें इनकम होगी और तुम्हें जो खर्च करना अपने अधिकार क्षेत्र में खर्च कीजिएगा। तो बिल्कुल स्पष्ट जो वित्तीय स्वाधीनता है वो स्पष्ट है। आगे देखते हैं क्षेत्र विविधता का सम्मान। अब देखो हम बात करें भारत के कॉन्टेक्स्ट में तो हम बात करते हैं उत्तराखंड कैसा क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है। यूपी में देखें तो समतल है, मैदान है। इधर चले जाते हैं दक्षिण में जाओ तुम महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान चले जाओ, क्या है, रेगिस्तान है। तो भारत में इतनी विविधता है। तो मैंने शुरू में बोला था संघवाद को समझाते हुए कि केंद्र सरकार पूरे देश को देखेगी, लेकिन भारत की इतनी बड़ी विविधता है उसको एक सरकार को देखना मुमकिन नहीं है। इसलिए इन राज्यों की अपनी अलग अलग सरकारें, वहां की जो क्षेत्रीय समस्या उनको राज्य सरकार सोल्व कर सकती हैं। तो यहाँ की विविधता को देखते हुए आवश्यक है कि जो अलग अलग सरकारें यानी कि संघीय व्यवस्था, यहाँ के जो हमारे जो संविधान निर्माता थे शायद उन्होंने इसी यहाँ की विविधता को देखते हुए ऐसी सरकार बनाई, ऐसे संविधान की व्यवस्था की जहां पर दोहरी सरकारें होंगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपको जो संघीय शासन प्रणाली है उसकी विशेषताएं समझ में आई होंगी। पहला दोबारा से रिवाइज करते हैं, दोहरी शासन व्यवस्था। दूसरा अपना अपना अधिकार क्षेत्र। तीसरा दोनों सरकारों के मध्य सत्ता का विभाजन। चौथा स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका। पांचवा संविधान की सर्वोच्चता। छठा वित्तीय स्वाधीनता। और सातवां क्षेत्रीय विविधता का सम्मान। मतलब कोई भी किसी की विविधता उसके अगेंस्ट नहीं जाएगा, किसी के भी अधिकारों का, किसी के भी जो वहां की विविधता है उसका अपमान नहीं करेगा, सबका सम्मान करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो हमारी विशेषताएं हैं वो आपको समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं जो हमारा अगला टॉपिक है वो है भारतीय संघीय व्यवस्था। जैसा कि मैंने संघीय जो संघवाद था उसको समझाते हुए बताया था कि भारत के इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो संविधान में लिया गया है वो यूनियन वर्ड लिया गया है। उसका मैंने पहले भी कारण बताया लेकिन फिर बताता हूं कि भारत की जो किसी भी इकाई है, कोई भी राज्य है, यदि यूपी चाहे कि मुझे भारत से अलग होना है तो उसको ऐसी अनुमति नहीं है। लेकिन अमेरिका के संविधान में ऐसी व्यवस्था है कि यदि कोई भी इकाई चाहती है कि उसको अलग होना है तो वो हो सकती है, इसलिए वहां पर फेडरल वर्ड आया है। मतलब यदि भारत की कोई भी इकाई चाहती है तो उसको अलग नहीं किया जा सकता। इसी कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए यूनियन वर्ड को डाला। तो भारतीय जो संघीय व्यवस्था है वो हमारे संविधान कहां से स्टार्ट होता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। मतलब भारत, इंडिया जो कि भारत है, जो प्रांतीय इकाई है उसकी एक इकाई है, लेकिन किसी भी सत्ता को, राज्य सत्ता को केंद्र से अलग होने की कोई भी अनुमति नहीं है। कोई भी राज्य ये नहीं बोल सकता कि साहब मुझको अलग कर नहीं कर सकते, आप संघवाद के अधीन हैं। इसीलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनियन वर्ड डाला। अब हम बात करते हैं भारतीय जो संघीय व्यवस्था तो होगी। अब भारतीय संघीय व्यवस्था में देखते हैं केंद्रीय सरकार होगी और राज्य सरकार होगी। अब इनके अपने अपने अलग जो अधिकार क्षेत्र है उनको कैसे डिफाइन किया गया है। तो भारतीय संविधान में जो विषय सूची है वो 3 विषय सूची है, यानी कि कैसे किस सत्ता के अधिकार, किस सरकार के अधिकार क्षेत्र होंगे। उसके लिए पहला क्या है, पहला है हमारी संघीय सूची। ठीक है, पहली क्या हमारी संघीय सूची यानी कि इसे बोलते हैं यूनियन लिस्ट। दूसरा क्या है हमारे राज्य सूची यानी कि स्टेट लिस्ट। और तीसरा हमारा समवर्ती सूची जिसे बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। तो पहला बात करते हैं संघीय सूची क्या है। संघीय सूची की बात करते हैं तो बेटा संघीय सूची पर जो कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसे है, केंद्रीय सरकार को। केंद्र सरकार को उसका अधिकार है कि केंद्र सरकार उस पर कानून बनाइए। दूसरा बात करते हैं स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची पर जो कानून बनाने की सर्वोच्च शक्ति है वो राज्य को, राज्य उन विषयों पर कानून बनाएगा। और तीसरा बात करते हैं हम, तीसरा क्या हमारा समवर्ती सूची। समवर्ती मतलब दोनों साझा रूप से बना सकती हैं, मतलब दोनों का क्षेत्र अधिकार है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा कि जब भी राज्य सरकार ने कोई कानून बनाया उस पर केंद्र सरकार ने बनाया तो केंद्र सरकार का कानून ही उस पर सर्वोच्च होगा। वहां पर केंद्र सरकार का कानून ऊपर होगा और राज्य सरकार का 0 घोषित हो सकता है। तो लेकिन कुछ ऐसे विषय होते हैं, मान लो उस टाइम संविधान बना हमारा, उस टाइम कुछ हो सकता है ऐसे मुद्दे नहीं हो, जैसे आज इंटरनेट की बात करते हैं, तो ऐसे मुद्दों को रखा गया अपशिष्ट सूची में। अपशिष्ट सूची, अपशिष्ट सूची का मतलब था कि जो विषय अभी तक नजर में नहीं थे लेकिन नए मुद्दे आएंगे, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, नए नए मुद्दे आएंगे, तो उन सारी समस्याओं
से बचने के लिए एक अपशिष्ट जो है, तो अपशिष्ट विषय विषय जो होंगे हमारे केंद्र सरकार के अधीन होंगे, यानी कि अपशिष्ट विषय पर केंद्र सरकार कानून बना सकती है। तो भारतीय संघीय व्यवस्था में कितनी सूचियां हैं? 3 सूचियां हैं। पहला कौन सी? केंद्रीय सूची या संघीय सूची, यूनियन लिस्ट। दूसरा राज्य सूची, तीसरा संवर्ती सूची। संघीय सूची पर कानून कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। राज्य सूची पर कौन बनाएगा? राज्य सरकार बनाएगी। और संवर्ती सूची पर कौन बनाएगा? दोनों बना सकते हैं, लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार का मान्य होगा, ऐसा ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि संघीय व्यवस्था कैसे चलती है। तो देखो, संघीय व्यवस्था को चलाने के लिए हमने शुरू में बोला कि भारत में एक स्पष्ट संविधान है, सारी सरकारें संविधान के अनुसार चलेंगी। तो संविधान के द्वारा, जैसा कि हमने अभी पढ़ा कि संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची तीनों को स्पष्ट बोला गया। तो भाई साहब, केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, उसको वो देखेगी, राज्य सूची पर राज्य देखेगी और संवर्ती सूची उसको दोनों देखेंगे। लेकिन विवाद की स्थिति में केंद्र सरकार सर्वोच्च होगी। तो भारतीय शासन व्यवस्था को चलाने के लिए, संघीय व्यवस्था चलाने के लिए संविधान में बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख है दोनों सरकारों को कैसे चलना है। बात समझ में आ गई? आगे बात करते हैं थोड़ा सा, बाकी आप जो आपकी कक्षा 10 की बुक होगी उसको थोड़ा पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। तो हमारी सबसे पहली बात है संघवाद और दूसरा संघवाद की विशेषताएं, और हमने उसके बाद भारत इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में संघवाद की व्यवस्था को देखा, कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आए तो प्यार, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।